Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. हेलो शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आप लाइव आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो आ रहे थे, आप ही नहीं थे। प्री टेस्ट कॉन्क्रीट में आप शायद एक भी दिन नहीं थे। पूरा प्री टेस्ट कॉन्क्रीट कर लिया हमने। और आज हम लोग रिटेनिंग वॉल कंप्लीट कर कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आओ आप आधे घंटे से। हेलो, चलिए। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग कर रहे हैं कौन? मुझे जितेंद्र, फिर नवीन। चलिए, तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा शर्मा जी। चलिए, तो अपन देखते हैं रिटेनिंग वॉल। मैंने कल बहुत सारी चीजें रिटेनिंग वॉल के बारे में बता दिए थे। आई थिंक कि वो मोर देन सफिशिएंट था डेटा आप लोग को रिटेनिंग वॉल के लिए। अभी अपन देखते हैं अभी अपन देखते हैं रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, प्लीज टेस्ट का 30 सेकंड क्वेश्चन में डाउट है मुझे। व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम करना, मैं वहां आंसर दे दूंगा, ठीक है? फिर भी डाउट रहेगा तो बताना, वीडियो में बता दूंगा। आरसीसी रिटेनिंग वॉल सुटेबल फॉर हाइट अबव 6 मीटर कौन सी होगी? कौन सी होगी? ठीक है ना, बता दूंगा नवीन में। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या होगा बता रखा है मैंने। कल डिटेल बताया था ना मैंने आपको। 6 मीटर के ऊपर कौन इकोनॉमिकल हो जाएगी आपके पास फिर? काउंटर फोर्ट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कल बताया था मैंने। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखवाया था आप लोग को, याद है ना? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग लिखाया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए, सेमी ग्रेविटी का टाइप। अच्छा, सेमी ग्रेविटी का टाइप है कैंटिलीवर और काउंटरफोर्ट दोनों। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। A retaining wall can overturn if resultant the earth pressure and weight of the wall base at। हाँ जी, कहां पर होगा? कहां पर होगा? मिडिल थर्ड ऑफ द बेस, मिडिल थर्ड ऑफ द बेस विड्थ, आउटर थर्ड ऑफ द बेस विड्थ, नन ऑफ द अबव। सेकंड का ये बता रहा है क्वेश्चन। देखिए थर्ड। A retaining wall can overturn if resultant of earth pressure and weight of wall strike the base at। किस जगह पर? हाँ जी जितेंद्र, ठीक है। आउटर थर्ड ऑफ द बेस। जितेंद्र, मयंक, शर्मा जी, नवीन कुमार। क्या बोल रहा है प्रद्युम्न? बोल रहा रिटेनिंग वॉल कैन ओवरटर्न इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अर्थ प्रेशर।
ये आपके पास पर प्रेशर है, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट आया कुछ इसका, हाँ। देखिए बेस स्लैब के रिस्पेक्टिव बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर बात करते हैं रिटेनिंग वॉल कैन ओवरटर्न इफ द रिजल्टेंट द अर्थ प्रेशर एंड वेट ऑफ द वॉल स्ट्राइक एट द बेस एट। आप यहां से भी बात कर सकते हैं। एक इसके रिस्पेक्टिव, मैं इसके रिस्पेक्टिव बात कर लेता हूँ, रिटेनिंग वॉल के रिस्पेक्टिव। तो यहाँ पर यदि आप बात करते हैं, यदि यहाँ पर सॉइल रहती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यदि सॉइल रहती है, तो ओवरटर्न करने के लिए आपके पास पर हॉरिजॉन्टल प्रेशर रहेगा। वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर कहाँ लगेगा आपके पास पर, यहाँ पर, और ये हाइट रहेगी आउटर पार्ट पर ना। आउटर पार्ट पर कहाँ रहेगी, ये टोटल हाइट जो रहेगी, टोटल हाइट का क्या रहेगा, h/3। h/3 क्लियर है। तो ये जो आपके पास बेस विड्थ है उसका h/3 के पार्ट पर आपके पास पर एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th, imaginary retaining wall with a sloping face on earth side has better stability than that which has vertical face on earth side because। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th का ऑप्शन दिखा देता हूं मैं सभी। imaginary retaining wall with sloping face on earth side has better stability than which has vertical face on earth side because earth can support it better on inclined surface, angle of repose varies with inclination, the support earth weight assist in stability of the wall, none of the above। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4th। फोर्थ समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4th। कहने का मतलब है कि रिटेनिंग वॉल जो है ना, ऐसी ना बनाकर, ऐसी ना बनाकर ऐसी बनाते हैं, सो क्या बेनिफिट मिलता है। हाँ जी, शर्मा जी सी बता रहे हैं आप, ए बता रहे हैं नवीन। नवीन ए बताने का रीजन क्या है आपका, अर्थ कैन सपोर्ट बेटर ऑन इंक्लाइंड सरफेस। नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। इंक्लाइंड सरफेस पर अर्थ को बेटरली, मतलब ज्यादा अच्छे से रिटेन किया जा सकता है। मतलब पॉइंट सही है लेकिन ऑलवेज वैलिड होगा ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज वेरीज विद इंक्लिनेशन ऑफ स्लोपिंग फेस, ये गलत है। नेक्स्ट सपोर्ट, द सपोर्टेड अर्थ वेट असिस्ट इन स्टेबिलिटी ऑफ द वॉल। बिल्कुल, जैसे जैसे अपन डेप्थ के साथ जाएंगे वेट बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे डेप्थ के साथ जाएंगे, यहाँ पर वेट कम है, यहाँ पर वेट ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेट के साथ यदि मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो आपके पास पर, हाँ जी, वेट के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे तो ये जो पॉइंट लिखा है सी पॉइंट, द सपोर्टेड अर्थ वेट असिस्ट इन द स्टेबिलिटी ऑफ द वॉल, है ना। ये वॉल की स्टेबिलिटी में हेल्प कर सकता है आपको, यदि आपके पास पर वॉल का शेप यदि ऐसा रहेगा तो ये इसकी जगह यदि आप ये वाला शेप यूज करते हैं तो ये वाला शेप को यूज करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो आपके पास सर वेट रहेगा, जो वेट रहेगा उसको असिस्ट कर पाएगा। जो भी आपके पास सर वेट है ना, नीचे ज्यादा होता जा रहा है तो नीचे डायमेंशन भी ज्यादा है, ऊपर वेट कम है तो ऊपर डायमेंशन भी कम है। क्लियर है। सो दिस पॉइंट इज द करेक्ट वन। क्लियर है नवीन, नवीन क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। A key is needed in retaining wall
if adequate factor of safety against sliding is not available, to reduce the thickness of the stem when tension develop at the wall in all of the above case. बताइए फिफ्थ का, बताया था मैंने फिफ्थ का। हाँ जी बिल्कुल सही। इफ एडुकेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग इज नॉट अवेलेबल, यदि ये नहीं रहेगा तो आपके पास पर शेयर की आपको देना पड़ेगा। की उसको भी शेयर की बोलते हैं, याद है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन। ध्यान से देखिए, इन काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन reinforcement is provided on bottom face of the front counterfort and inclined face of the back wall, bottom face in back counterfort and inclined face in front counterfort। हाँ जी बताइए। बी बता रहा है, ए बता रहा है, बी बता रहा है, जितेंद्र बी बता रहा है। समझ नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। देखें, पहले तो अपन ने जो बात किया था उससे पहले पढ़ते हैं क्या अपन ने पढ़ा था। ये आपके पास रिटेनिंग वॉल थी, इस रिटेनिंग वॉल पर आपने यहाँ पर अपन ने बनाया काउंटरफोर्ट। ये बना आपके पास पर काउंटरफोर्ट, ठीक है, ये बन गया काउंटरफोर्ट। अब इस काउंटरफोर्ट में आपको कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, क्या आपके पास पर रीइंफोर्समेंट। तो मैंने आप लोग को बताया था रीइंफोर्समेंट कहाँ लगाया जाता है, ऐसा ऐसा लगाया जाएगा। तो कौन से फेस पर लगी है ये रीइंफोर्समेंट, दिख रहा है आपको। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा रीइंफोर्समेंट, दिख रहा है ना रीइंफोर्समेंट। ये फ्रंट फेस पर लगा है काउंटरफोर्ट के, बैक फेस पर लगा है, पहली बात तो ये बताइए। फ्रंट फेस पर लगा है या बैक फेस पर लगा है प्रद्युम्न, बैक ऑफ काउंटरफोर्ट। तो इंक्लाइंड पर, इंक्लाइंड फेस इन बैक काउंटरफोर्ट, इंक्लाइंड फेस इन बैक काउंटरफोर्ट, फ्रंट पे तो नहीं लगा है, बैक काउंटरफोर्ट। क्लियर है, पहली बात तो ये हो जाती है। ओके, तो ये है बैक काउंटरफोर्ट। अब फ्रंट काउंटरफोर्ट कब हो जाएगी, जिसको अपन बटर एस बोलते हैं, बटर एस, है ना। तो बटर एस मतलब आपके पास पर उस तरफ पर लगा रहेगा। तो उसके बारे में मैंने नहीं बताया था आपको, मैंने आपको बताया था काउंटरफोर्ट के बारे में। तो बॉटम फेस ऑफ इन फ्रंट काउंटरफोर्ट, फ्रंट में काउंटरफोर्ट लगे तो ये आपके पास पर कौन सा हो जाता है, बटरस हो जाता है। उसके बारे में मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन ये तो बताया था इंक्लाइंड फेस ऑफ द बैक काउंटरफोर्ट, जब भी बैक पे काउंटरफोर्ट लगाया जाएगा तो उसके इंक्लाइंड पर आएगा। क्लियर है, बाकी ऑप्शंस में तो देखिए कौन सी आपके पास बता रही है, बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटरफोर्ट ओनली, बॉटम फेस इन बैक एंड फ्रंट काउंटरफोर्ट, दोनों नहीं। क्लियर है प्रद्युम्न, बाकी लोग समझ में आया, बाकी लोग समझ में आया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।
सिक्स का ए था नवीन, सही आंसर। चलिए इसका बताइए, टेम्परेचर रेनफोर्समेंट इन वर्टिकल स्लैब ऑफ टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल इज, ऑप्शन ए प्रोवाइडेड मोर ऑन फ्रंट फेस देन ऑन इनर साइड, इनर फेस मतलब बैक फेस। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड इक्वली ऑन बोथ साइड, प्रोवाइडेड मोर ऑन आउटर फेस देन ऑन इनर फेस, नॉट नीडेड। पहली बात ना, ऑप्शन सी, और पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है यार। पहली बात, क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ क्यों? क्योंकि देखो यार, सी और ए को देखो, वो बोल रहा है प्रोवाइडेड मोर ऑन फ्रंट फेस, फ्रंट देन बैक फेस, इनर नहीं होता। इनर और आउटर बोल दो या फिर बैक और फ्रंट बोल दो। इनर मतलब हो गया आपके पास सर वो साइड जो बैक फेस है वॉल का, जहां पर सॉइल है। अब बोल रहा है प्रोवाइडेड मोर ऑन आउटर फेस देन ऑन इनर फेस, तो ये भी सही है। इनर मतलब बैक फेस और आउटर मतलब फ्रंट फेस, ये भी सही है और ए भी सही है। आ रही मेरी बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही है? ये रिटेनिंग वॉल है, ये रिटेनिंग वॉल है। इसे आप बोलो बैक साइड या इनर साइड है, इसे बोलो आप फ्रंट साइड या आउटर साइड है। क्लियर है? मतलब आउटर में ज्यादा लगाओ क्योंकि टेम्परेचर तो यहां से ही आएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट तो यहां से ही देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप लगाइए टेम्परेचर बार। क्लियर है? तो यहां पर आप लगाइए टेम्परेचर बार। क्लियर बात? अरे क्लियर है। तो मेन बार जो रहते हैं वो मेन बार रहते हैं जब जहां पर टेंशन रहेगी वहां पर रोकने के लिए मेन बार लगा दिया आपने। मेन बार को इस तरह से लगा दिया। अब मेन बार को इस तरह से लगा दिया तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेंगे ग्रीन कलर के, दीज आर टेम्परेचर बार। क्लियर है? तो इसे फ्रंट बोल दो, फ्रंट बोल दो या फिर बैक बोल दो, वो फ्रंट बोल दो या आउटर बोल दो। फ्रंट और आउटर दोनों सही, तो ए और सी दोनों सही होगा और ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ए है हालांकि, है ना। आंसर ए या सी दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेन रेनफोर्समेंट इन टू ऑफ द टी शेप्ड आरसीसी रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन, कहां पर प्रोवाइड की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, प्रद्युम्न सही बता रहे हैं 8th का, बाकी लोग भी बताइए कहां पर लगता है। बताया था मैंने कल, हील का बताया था मैंने, याद होगा मुझे, मुझे याद है कि मैंने हील का बताया था, तो आप लोग टू का बता सकते हैं ना। दिस इज हील, ये हील है, ये टू पार्ट, यहाँ पर सॉइल है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या होगा यदि अर्थ प्रेशर ऐसा भी रहता है, तो यहाँ पर कोई प्रेशर ही नहीं है, यहाँ पर डाउनवर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ अपवर्ड है। यदि अपवर्ड है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? ऐसा कुछ देखने को मिलेगा बिहेवियर, टेंशन आता हुआ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरफ पर बार लगाना पड़ेगा यदि टेंशन रोकना है, और ऊपर वाले को रोकने के लिए यहाँ बार लगाना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है बात सभी को? सभी लोग आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। तो इस पे टॉप पर लगेगा क्योंकि लोडिंग की वजह से टेंशन डाउन, ये डिफ्लेक्शन डाउन हो रहा है, तो यहाँ टेंशन टॉप में आ रहा है। यहाँ पर आपके पास डिफ्लेक्शन आपकी साइड पर हो रहा है, टेंशन बॉटम में आ रहा है। क्लियर है? टेंशन बॉटम में आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा आपके पास? बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल, वॉल से परपेंडिकुलर तो रहेगा ही बॉटम फेस। क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर है ना? आगे बढ़े? क्लियर है ना भाई बात? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इन अ कैंटिलीवर वॉल विदाउट अ हील स्लैब, थिकनेस ऑफ द स्टेम इज केप्ट सेम, बेस स्लैब इज मेड 10 सेंटीमीटर थिकर। मतलब आपके पास पर हील स्लैब के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये आपके पास पर ऐसी वॉल के बारे में बात कर रहा है। इधर है सोइल, इधर है सोइल। तो थिकनेस ऑफ द स्टेम इज केप्ट सेम, थिकनेस में बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन लेकर लाने की जरूरत कोई नहीं है। बेस स्लैब इज मेड 10 सेंटीमीटर थिकर देन स्टेम, बेस स्लैब तो हमेशा थिकर रहना चाहिए, ये दोनों पॉइंट वैसे ही सही है। मतलब
इस पॉइंट के लिए स्पेशल नहीं है, वो वैसे भी रहता ही है। नेक्स्ट, width of the base slab is kept 0.7 times the total height of the wall। हाँ, बेस स्लैब को जितना ज्यादा रखेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझे, बेस स्लैब को जितना ज्यादा रखेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा आपके पास, सर ओवरटर्न हो सकती है, स्लाइड हो सकती है। क्लियर है? तो सही है पॉइंट, बेस स्लैब को जितना ज्यादा रखे उतना अच्छा, मतलब ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। क्लियर है बात? क्लियर है बात सभी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द बेस स्लैब थिकनेस ऑफ रिटेनिंग वॉल जनरली प्रोवाइड इज, the base slab thickness of retaining wall generally provided is base slab thickness बताया था मैंने। इनमें से देखिए कौन सा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया, सीधा सीधा पॉइंट डिस्कस किया था मैंने। क्लियर है? अरे डिस्कस किया था ना, 300 300 बताया था दोनों जगह पर, याद है ना? कहा? स्टेम के बॉटम में। तो ये थिकनेस और ये थिकनेस लगभग सेम होनी चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए, आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ आरसीसी वॉल इज वेरी सिमिलर टू। प्रद्युम्न, देखो भाई, आरसीसी वॉल के बारे में बात चल रही है ना? रिटेनिंग वॉल कब लगाई जाती है और आरसीसी वॉल, इधर ध्यान से देखो। आरसीसी वॉल कहाँ बनाई जाती है वो बता देता हूँ मैं आपको। सब अलग अलग ही सिस्टम होते हैं, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। जैसे एक वॉल होती है जिसे हम बोलते हैं शेयर वॉल, एक वॉल को हम बोलते हैं डक्ट वॉल, एक वॉल को हम बोलते हैं आरसीसी वॉल, एक वॉल को हम बोलते हैं रिटेनिंग वॉल, एक वॉल को हम बोलते हैं टैंक वॉल। ये अलग अलग तरह की वॉल है ना? शेयर वॉल को कैसा प्रेशर बियर करना होता है ना, प्रेशर। लेटरल। डक्ट वॉल को लेटरल एंड वर्टिकल। आरसीसी वॉल को वर्टिकल। रिटेनिंग वॉल को लेटरल। टैंक वॉल को लेटरल। यदि डोम बना दोगे तो वर्टिकल भी आएगा, है ना? डोम बना ओपन रखोगे तो लेटरल, डोम वोम बना दोगे तो वर्टिकल भी आएगा। तो इतना आपने को पता रहना चाहिए कौन कौन सी वॉल है। शेयर वॉल है, डक्ट वॉल है, आरसीसी वॉल है, रिटेनिंग वॉल है, टैंक वॉल है। अब अपने को क्वेश्चन दिया है कौन सा, आरसीसी वॉल का। आरसीसी वॉल पर कैसा लोड आने वाला है? ये आरसीसी वॉल आपने बना दिया, इसके ऊपर पर कोई बिल्डिंग विल्डिंग बना रहे हैं आप, तो ऐसा कर कर ये पूरी की पूरी वॉल है, ये सरिया लगा हुआ है वॉल का। क्लियर? तो इस पर स्ट्रेसेस किस तरह की आ रही है? इस पर स्ट्रेसेस आ रही है, कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ इस तरह का लोड ऐसा। ये लोड जो लेटरल लोड है, लेटरल लोड नहीं लग रहा है। क्लियर है बात?
बिल्कुल कॉलम की तरह, बिल्कुल कॉलम की तरह काम कर सकता है। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन। द डिजाइन ऑफ आरसीसी वॉल इज वेरी सिमिलर टू, किसकी तरह है भाई? समझ आ रहा है? प्रद्युम्न समझ आ रहा है किसकी तरह है? ओके, आंसर इज ऑप्शन डी, पियर्स। पियर्स मतलब कॉलम, ये कॉलम का ही एक ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A wall constructed to withstand the pressure of an earth filling is, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलेंगे? पैरापेट वॉल क्या बनी रहती है? ध्यान से समझे। द वॉल कंस्ट्रक्टेड टू विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ अर्थ फिलिंग, अर्थ का, अर्थ फिलिंग का, बैकफिल का प्रेशर को बियर करने के लिए। स्लोपिंग वॉल नहीं होती है वो, ये तो बिल्डिंग पर बनती है, पैरापेट वॉल ऊपर, बटरेस तो दूसरे साइड पर बनती है और रेजिस्ट करती है ना, साथ में रहने वाली है रिटेनिंग वॉल। क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। In reinforced cement concrete retaining wall, a shear key is provided in the, if the shear stress in vertical stem is excessive, shear force, बड़ा आसान सा क्वेश्चन अभी किया, 13 का सी, नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग। क्लियर है? अभी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, बताया था मैंने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। 14 का ए नहीं प्रद्युम्न, 14 का बी होगा, 14 का ए नहीं होगा जितेंद्र, 14 का बी होगा। अरे 1.5 तो स्लाइडिंग का है ना, ओवरटर्निंग का पूछ रहा है, ओवरटर्निंग का पूछ रहा है यार, ओवरटर्निंग 2। मैं बोल रहा हूँ अर्थक्वेक जब तक नहीं पूछेगा अर्थक्वेक बताना नहीं, और हालांकि अर्थक्वेक का 1.5 है, 2 स्टैटिक का है। ठीक है जितेंद्र? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड ऑन, इन टी शेप रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड ऑन फ्रंट फेस इन वन डायरेक्शन, फ्रंट फेस इन वन डायरेक्शन, इनर बोलने का मतलब है बैक साइड है ना, 15th का। बिल्कुल नवीन सही है, प्रद्युम्न सही है। कहाँ पर? एक ही डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है, वाटर टैंक में दोनों साइड पर। वाटर टैंक यदि अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है उस पर दोनों साइड। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में क्या होगा, पानी का प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ है, सॉइल का प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ है, उस पर दोनों फेस पर होगा। रिटेनिंग वॉल पर एक साइड, वो भी कौन सी? बैक फेस। इनर मतलब बैक फेस है ना, इनर मतलब बैक फेस है, और आउटर मतलब फ्रंट फेस है ना, तो कहाँ पर लगाया जाएगा? द इनर फेस इन वन डायरेक्शन। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को? 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या? अ वर्टिकल रिटेनिंग वॉल ऑफ आरसीसी काउंटर फोर्ट इज डिजाइन एज अ, किसकी तरह डिजाइन होगी? कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटीन्यूअस स्लैब, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से समझना और इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जितेंद्र ने सही दिया है, प्रद्युम्न ने गलत दिया है, और मयंक ने भी सही दिया है, सबने सही दिया। देखो भाई, ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, काउंटर फोर्ट बनाकर यहाँ पर सपोर्ट ले आते हैं, यहाँ पर सपोर्ट ले आते हैं, यहाँ पर सपोर्ट ले आते हैं, तो मेंबर कैसे बन जाते हैं? ये एक दूसरे से कनेक्टेड, अरे बन जाते हैं ना एक दूसरे से कनेक्टेड। ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये इससे कनेक्टेड हो गया। किसकी तरह बिहेव करेंगे? कंटिन्यूस स्लैब की तरह करेंगे। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न करेंगे कि नहीं करेंगे कंटिन्यूस की तरह, है ना, कंटिन्यूस की तरह। कैंटिलीवर में ऐसा नहीं होता है ना, कैंटिलीवर में जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है वो कैंटिलीवर की तरह बिहेव करती है, इसलिए उसका नाम भी कैंटिलीवर ही है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद ये बस खत्म हो गया शायद अपने क्वेश्चन, 20-21 ही है शायद।
नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ द लीन कॉन्क्रीट बेड प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वॉल फुटिंग, है ना, बॉटम ऑफ द वॉल फुटिंग। 17 का सी। डेप्थ ऑफ द लीन कंक्रीट, जो लीन कंक्रीट आप डाल रहे हैं बेड पर, प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वॉल फुटिंग, कितना होगा? इक्वल टू द प्रोजेक्शन बियॉन्ड द वॉल फेस। होगा? समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंसर दे बाकी लोग। प्रद्युम्न समझ नहीं आया, बाकी शर्मा जी नहीं आया, जितेंद्र ने दिया, नवीन ने दिया, मयंक कोठारी क्या है भाई आंसर? हम्म, इस तरह से यदि वॉल फुटिंग आपके पास पर है ना, क्या बोला? डेप्थ ऑफ द लीन कॉन्क्रीट बेड प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द वॉल फुटिंग। इस वॉल फुटिंग में सबसे बॉटम पे यदि आप लीन कॉन्क्रीट का बेस बनाते हैं, तो इसकी डेप्थ कितनी होगी? ये क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर है? पहली बात तो क्वेश्चन समझे कि क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। तो यदि आपने एक वॉल फुटिंग बनाई है, तो उस वॉल फुटिंग में कितना होगा डेप्थ आपके पास पर? ओके, तो एक ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया जाता है एटलीस्ट। ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है इक्वल टू द प्रोजेक्शन बियॉन्ड द वॉल फेस। नहीं 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 नहीं, वॉल फेस से जितना आपके पास का प्रोजेक्शन बाहर की तरफ पर है उतना दिया जाएगा, नहीं। यहाँ पर नवीन और जितेंद्र आंसर करने का रीजन बताए, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से मतलब एटलीस्ट यदि मैं बात करूँ तो एटलीस्ट यू कैन प्रोवाइड 10 सेंटीमीटर, एटलीस्ट यू कैन प्रोवाइड 10 सेंटीमीटर, एटलीस्ट यू कैन प्रोवाइड 10 सेंटीमीटर। नवीन और जितेंद्र आंसर का रीजन दे मुझे। हाँ जी, तुक्का मारा था क्या? हाँ जी, साउंड नहीं आ रहा है क्या? सर वॉल्यूम थोड़ा कम लग रहा है, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है वॉइस? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखे, बताइए इसका आंसर। While designing reinforced cement concrete wall carrying in plain load, what is the permissible ratio of effective height to the thickness? Plain load, okay, ठीक है। While designing the reinforced cement concrete wall carrying, what is the permissible ratio height to the thickness? तो ये आपको यही चीज पूछ रहा है जो अपन निकालते थे। This is asking you slenderness ratio। slenderness ratio है ना, किसका? वो भी सीमेंट कंक्रीट की वॉल का, और कुछ नहीं। सीमेंट कंक्रीट की वॉल का सिलेंडरनेस रेशियो पूछा जा रहा है आपसे। 5 to, ओके चलिए। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ वाइल्ड डिजाइनिंग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा बता देता हूँ आप लोग को, शायद मैंने पहले बताया होगा आपको, नहीं बताया तो यहाँ बता देता हूँ, है ना। इधर लिखता हूँ सिलेंडरनेस रेशियो, है ना। सीमेंट मोटार से है, इसको मैं लाइम मोटार से है ना। ठीक है, आरसीसी वॉल, और ये है ब्रिक मैसनरी। तो सिलेंडरनेस रेशियो निकाल रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पर आपके पास पर है स्टोरी वाइज, अप टू 2/2 सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट मोटार 27 यहाँ पर है आपके पास पर 30 यहाँ 20 और 13। ये है सिलेंडरनेस रेशियो किसका? ब्रिक मैसनरी वॉल, है ना। ब्रिक मैसनरी का ये वॉल है और ये आरसीसी का वॉल है। तो ब्रिक मैसनरी का वॉल सीमेंट मोटार से रहेगा, लाइम मोटार से रहेगा, और आरसीसी वॉल रहेगा। तो ये रहेगा डेटा। क्लियर है बात? अप टू 2 फ्लोर ओवर 2 फ्लोर स्टोरी वाइज। क्लियर है? डेटा नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? डन, ठीक है ना। तो ये काम का डेटा है, उधर काम आएगा बीएमसी में। तो यहाँ पर अपने पास पर काम का था, तो अपन ने पूछ लिया आरसीसी में कितना है। तो आरसीसी की वॉल में है 30। सिलेंडरनेस रेशियो पूछ रहा है। देखिए इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस, है ना। इफेक्टिव हाइट, ये वॉल की हाइट टू इट्स थिकनेस टी, ये होगा ना सिलेंडरनेस रेशियो। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. The maximum spacing of the vertical reinforcement in RCC wall should be 3 times the thickness of wall, 5 times the thickness of wall, no such limit, 150 mm. बताइए क्वेश्चन नंबर 19. बताया था मैंने स्लैब के पूरे क्राइटेरिया यूज होते हैं. 3 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वॉल और 300 mm. क्लियर है? बताया था ना मैं. 19 का बी बता रहे हैं सभी लोग. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. The maximum spacing of the reinforcement being provided in the retaining wall is. The maximum spacing of this reinforcement provided in the retaining wall is. ये करेक्टेड है. ये मतलब क्वेश्चन का डेटा जो है करेक्ट हुआ होगा. बिल्कुल 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 सही. नहीं, आंसर होगा ऑप्शन बी. ये नहीं होगा. बिल्कुल. पहले यदि पूछा जाता तो आप इसका सी बता सकते थे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में 450 तक जा सकता है. 2015 में चेंज हुआ. मैंने आप लोग को बताया भी था अमेंडमेंट नंबर 4. और उसमें बताया गया है आपके पास पर कि 450 से 300 से ज़्यादा नहीं होगा. क्लियर है? बताया था ना मैंने, आप लोग को याद होगा तो. ओके. तो ये एग्जाम की गलती नहीं है. जब ये पेपर हुआ है ना उस टाइम अमेंडमेंट नहीं आया था. क्वेश्चन 2 है. इसके बाद खत्म होगा शायद. A retaining wall is provided with a trapezoidal cross section to withstand earth on one side. The larger base of the section is provided at base forend. कहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा? हाँ जी. कहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा? बॉटल चेंज करके लाइएगा. याली मत लाइएगा, इससे पानी गिरता है. हाँ जी. Retaining wall is provided with a trapezoidal cross section to withstand earth on one side. The larger base of the section is provided at. हाँ जी. अरे ट्रापेजॉइडल रहता है ना भाई. ऐसा रहता है ना. ऐसा रहता. कहाँ पर रहता है? बेस पर. क्या रहेगा इसका? क्या बता रहे हो? 21 का बी या ए? फोर एंड या फिर बेस? क्या बोल रहे हैं आप? प्रद्युम्न. नवीन बैकएंड बता रहे हैं आप. बैकएंड ऑप्शन में नहीं है. ये जो बेस दिया जाता है इधर पर सॉइल है. तो वेट जो विड्थ बढ़ाई गई है. हाँ जी बताइए.
अरे नींद का क्या आ रही है? इसका आंसर है बेस। बेस पर बढ़ाया जाता है, या इसको बेस की जगह बैक होना चाहिए ऑप्शन में। इन्होंने सही नहीं लिखा, ये बैक होना चाहिए। फोर एंड पर नहीं, बैक एंड पर होनी चाहिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है रिटेनिंग वॉल का और एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल यूज इट्स ओन डेड वेट टू हैव स्टेबिलिटी? ग्रेविटी, कैंटिलीवर, बटरस, काउंटरफोर्ट? बिल्कुल सही, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ओके, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कहाँ के? रिटेनिंग वॉल के। ओके, तो रिटेनिंग वॉल था आपका लास्ट टॉपिक एमसीक्यू का। तो हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सो टेक 1 or 2 मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग कि कहाँ पर फाइल सेव है। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तब तक आप लोग पानी वानी पी लें। चाय नहीं पीना है ना, पानी बस पीना है। पानी पी कर आइए आप लोग। इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया था, आप लोग को याद हो तो। वो क्या, क्वेश्चन के नंबर नहीं दिख रहा है ना, तो आई एम नॉट श्योर कि कितने क्वेश्चंस कर लिए थे। मैं भी चेक करता हूँ, आप लोग भी करो जरा, कहाँ तक हुए थे।
हाँ जी। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? चेक किया आप लोगों ने? 56 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे। 56 क्वेश्चन कर लिए थे तो? मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ आप। कौन सा क्वेश्चन कर लिया था अपन ने? ये थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट अलग तरह से है। हिंदी के बाद इधर इंग्लिश चालू हुआ है। हाँ, तो भी एक कोई क्वेश्चन का सीक्वेंस तो बता सकते हो कि क्या था क्वेश्चन का सीक्वेंस? मतलब ये क्वेश्चन को मैंने कट कर कर 155 किया था या 55 56 किया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा है यार कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं यार। है ना? यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। कर दो स्टार्ट यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ यार, है ना? इतना मत सोचो, अब आप लोग को ही पढ़ना है ना? कर लिए होंगे तो कर लिए होंगे यार। कर लिए होंगे तो कर लिए होंगे। जल्दी हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। शर्मा जी हम लोगों ने किया था एक दिन, जिस दिन आप शायद नेक्स्ट डे आई थी और बोले थे कि सर वो क्वेश्चन अभी तो बाकी है, उसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे। है ना? तो इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यार। या मुझे लगता है शायद शीट तो खत्म नहीं हो गई थी फंडामेंटल की। अरे फंडामेंटल की शीट तो खत्म नहीं हो गई थी, ये तो बताओ। शीट का लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। ये 28 क्वेश्चन नंबर है। मयंक कोठारी बता रहे हो गई थी। मुझे भी लग रहा है कि शीट मैंने पूरी कंप्लीट करा दिया था। मैंने आप लोग को बताया था कि देखिए एक दिन में कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। मुझे जहां तक याद है मैंने ऐसा बताया भी था आप लोगों को, एक दिन में देखो कितने सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। मयंक भी बोल रहे हैं, नवीन भी बोल रहे हो गई थी। हो गई थी ना? बस 1 2 मिनट मुझे दीजिएगा।
अरे 1 मिनट वेट करो यार, 1 मिनट वेट करो। पेन ड्राइव मैंने यहाँ पर सर्च किया बट मुझे मिला नहीं। आई एम कनेक्टिंग विद देम, तो वो लोग मुझे 2-5 मिनट में ला कर दे रहा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये शीट खत्म हो गई थी यार, अननेसेसरी अपन टाइम वेस्ट ना करें, है ना। आप लोग सभी लोग आए थे उसमें, किसमें, सीरीज में आए थे ना आप लोग, क्विज में। तो आप लोग संडे को भी आइएगा, है ना। संडे को मैंने आप लोग को बताया कि संडे को क्विज होने वाला है। और उस क्विज में आप लोग को जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चंस का आपको लेवल थोड़ा सा पता चलेगा कि एग्जाम में तकरीबन 20% क्वेश्चन उसी लेवल के आएंगे जो मैं क्विज बनाया हूँ संडे के लिए, सुबह 11:30 बजे जो होगी। उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो रैंक आई है जिनकी। तो आप लोग देखिए कि जो लोग रैंक लेकर आए हैं वो कैसे खेल रहे हैं। उसके अलावा मैं नेक्स्ट टाइम क्विज का 11:30 बजे है मॉर्निंग में, संडे को, है ना। और इसके अलावा संडे मतलब कल ही है। और इसके अलावा मैं इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आने वाला हूँ, और नेक्स्ट सब्जेक्ट वही होगा जिसमें आप लोग भी बताएंगे, और यूट्यूब में भी कल मुझे बच्चे लोग बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कराना हो, तो उसकी मैं क्विज करवाऊंगा 50 क्वेश्चन की, है ना। कोशिश करें यार आप लोग की अंडर 10 तो रहे, है ना, टॉप 10 में तो रहे। टॉप 10 में रहोगे तो फिर आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि यार प्रैक्टिस सीरीज ली हमने, प्रैक्टिस सीट कर रहे हैं सॉल्व, है ना। मैं एक और चीज बोलता हूँ, उस वो जो सीरीज है ना, उस सीरीज में ना अपने को बीएमसी सबका इजी होता है या बीएमसी सबका हो गया होता है? बीएमसी नहीं करना है? अच्छा, बीएमसी आपको सिंपल लगता है जितेंद्र? फिर मैं बीएमसी के क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां पर, तो बनने चाहिए फिर, यदि मैंने करवाए तो बनने चाहिए। बनने चाहिए यदि, मतलब फिर इस हिसाब से देखा जाता है। नॉर्थ कोरिया जा रहे हो, सो वहां पर यदि मैं बात करता हूँ उस पर्टिकुलर सीरीज को ना, क्विज को ना कैसे कंसीडर करना है अपने आप को, पहले देखिए। आपको एक चीज ध्यान रखना है, आप टाइम थोड़ा सा लें, लेकिन 30 के 30, 35 के 35, 50 के 50 क्वेश्चन सही करें। मेरी बात समझिएगा, उस क्विज में क्या है क्राइटेरिया। उस क्विज में क्राइटेरिया, हर क्वेश्चन सही करने पर आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। कितने? 1000। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कुछ करेंगे अपन। 1000 क्वेश्चंस, सॉरी 1000 पॉइंट मिलते हैं फॉर वन क्वेश्चन के लिए। जितना जल्दी देंगे उतना जल्दी, मतलब मैं आपको बोलता हूँ, यदि आप 5 सेकंड्स में आंसर दे देते हैं तो तकरीबन आपको 980 से 990 पॉइंट मिल जाते हैं, है ना। और वहीं यदि आप 15 सेकंड में देते हैं, 15 सेकंड में देते हैं, तो यही आपको मिलते हैं कुछ 600 से लेकर 780 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, सही देने पर, गलत देने पर तो जीरो है। तो मैं कह रहा हूं कि आप ना 15 सेकंड का टारगेट रखें, 15 से 20 सेकंड का टारगेट रखें, हर में 600 पॉइंट लेकर आए। 600 इंटू 50, आपके पॉइंट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन 30,000 पॉइंट, है ना। 30,000 पॉइंट पर आपके पास पर टॉपर था, टॉपर के थे 32,000 पॉइंट। तो जरूरी नहीं ना हर क्वेश्चन को आप 15 सेकंड में करो, कुछ क्वेश्चन को 5 सेकंड में भी कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज आप 15 सेकंड में करो, आप हमेशा कोई भी क्विज दोगे हमेशा टॉप 10 में होगे, टॉप 10। तो इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी, आप स्ट्रैटेजी बनाएं। आ रही बात समझ में? तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना होगा, और स्ट्रैटेजी बनाओगे तब जाकर ही आपको क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है? अभी ब्लैक हो गई स्क्रीन तो घबराना नहीं है कि ब्लैक हो गई सर स्क्रीन। तो स्ट्रैटेजी से आप लोग दोगे तो आप लोग को जो जो रैंक जो आप लोग देख रहे थे ना टॉप 10 में, है ना। कल रीजनिंग की भी थी, आप लोग ने रीजनिंग की दी थी। आप में रीजनिंग में कौन आया भाई टॉपर? आप में से कोई है क्या? अपनी क्लास में से कोई है जो रीजनिंग में था? ये रीजनिंग में कोई टॉपर है? 22 रैंक रीजनिंग में, 21 आरसीसी में, नवीन।
चलो अच्छा है। और बाकी लोग किसी की कोई रैंक आई? अब ये नहीं कि सर मैं तो दे ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है, मैं तो अपने में ही खोया हूँ, वैसा वाला काम तो नहीं है भाई। आज अपना टाइम इसी में थोड़ा सा चला गया है। 22nd रैंक है नवीन की। एक मिनट आप लोग बस स्क्रीन। अरे भाई चल जाएगा, कैसे बंद हो जाते हो तुम? कुछ मिनट में मैं ऑन कर रहा हूँ वापस से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस। ओके, चलिए। सो इस यहाँ पर अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम और जो भी नॉर्मल बीम्स के क्वेश्चन है, फ्लेंज बीम के क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? चलिए तो एक एक कर कर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 आई थिंक कि सभी को विजिबल होगा।
विजिबल है सभी को? सभी लोग बने हुए हैं? सभी लोग बने हुए हैं? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 180, जो 180 दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है एक्चुअली अपना। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। आंसर ए, इन विच ऑफ द beam tension capacity of steel is greater than combined compression capacity of steel and concrete? हाँ जी, बाकी लोग। बिल्कुल सही। ओवर इनफोर्स बीम में क्या होता है, आपके पास पर टेंशन की कैपेसिटी स्टील की ज्यादा हो जाती है कंक्रीट की कैपेसिटी, और स्टील की कैपेसिटी मतलब यहाँ पर कंक्रीट और स्टील दोनों लगाए तो कंप्रेशन टेंशन दोनों की स्ट्रेंथ आपके पास पर कंक्रीट और स्टील लिख देता हूं मैं से, दोनों मिलकर भी इस स्टील से क्या है, कम है, इसका मतलब है सेक्शन ओवर इनफोर्स्ड हो चुका है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। If permissible compressive stress in concrete is 550 kg per centimeter square, 5 Newton per mm square, the tensile strength of steel is 1400 kg per centimeter square and modular ratio 18. The depth of the beam is निकाल सकते हैं? हाँ जी, देखिए कैलकुलेशन करना पड़े तो कैलकुलेशन करिए और बताइए क्या आएगा आंसर। हाँ जी, क्या होगा आंसर बताइए, जल्दी जल्दी देखें और बताएं मुझे क्या होगा आंसर। हाँ जी, अरे आंसर देना है भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीम की डेप्थ, स्ट्रेस बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस पर निकालना है, क्या निकालना है आपको भाई, यहाँ पर मूवमेंट निकालना है, तो आपके पास मूवमेंट के बेसिस पर, बेंडिंग मूवमेंट के बेसिस पर आपको डेप्थ पता करनी है। डेप्थ कैसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे हाफ सिग्मा सीबीसी, ये होगी स्ट्रेस इंटू विड्थ इंटू एक्स, लिवर आर्म आपके पास पर हो गया डी माइनस एक्स बाय 3। क्लियर है? आप लोग के रिप्लाई नहीं आ रहे मुझे। सेकंड का ए बता रहे हैं कौन, नवीन? हाँ जी, हाफ सिग्मा सीबीसी बी इंटू एक्स डी माइनस एक्स 3। यहाँ पर आपको क्या क्या डेटा दे रखा है वो डेटा को रख दीजिए आप ना। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाफ सिग्मा सीबीसी दिया है आपको 50 इंटू बी विड्थ ऑफ द बीम इंटू एक्स, एक्स को क्या लिख सकते हैं, के डी लिख सकते हैं, डी को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 1 माइनस के बाय 3 बच जाएगा, के की वैल्यू को निकाल लीजिए, के की वैल्यू को निकाल सकते हैं के की वैल्यू को। अरे के का वैल्यू पता है ना भाई, निकाला है आप लोगों ने? क्लियर है? मैंने बता चुका हूँ वो आपको, जब पहली बार आपको बात पार्ट बताया था डब्ल्यू एस एम मैथड का, वहां पर
के का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है। के का वैल्यू 0.4, उसको रखो वहां पर, सॉल्व कर लो। इसके अबाउट अबाउट आ जाएगा आंसर। क्लियर है बात? हाँ जी, बाकी लोग? अरे समझ पा रहे कि नहीं पा रहे समझ? कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? अरे जल्दी बताओ भाई, समझ आया नहीं आया? रिप्लाई आप लोग को आ नहीं रहा है मुझे, मतलब मिल नहीं रहा मुझे। हो सकता है आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, और हो सकता है कि आ भी नहीं रहा हो। जल्दी बताए, समझ आया? कितना आ रहा है? 11538। प्रद्युम्न, इसमें से कोई ऑप्शन नियर बाय लग रही है आपको? डेटा सही से रखकर चेक करें, डेटा सही से रखकर चेक करें। कि ये तो निकाल लोगे ना भाई? एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। डेटा सब रख कर निकाल लो के का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ रख दो, डी को, बाकी सब टर्म को इधर भेज दो, तो आ जाएगा रिलेशन। क्लियर है? आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इतना यार, है ना, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं ना यार? यस और नो? हाँ, एग्जाम में टाइम लगेगा और हो भी नहीं पाएगा। एग्जाम में इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए बचा के रखना है, लास्ट में करना, नहीं तो छोड़ कर आना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 172, अ कर्व्ड बीम इज इन अ प्लान इज डिजाइन फॉर। किसके लिए? ये कर चुके हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कर चुके हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, किसके लिए डिजाइन करना पड़ता है इसको ना? कर्व्ड बीम कहने का मतलब क्या है? ये है कर्व्ड बीम, है ना, ऐसी कर्व है। तो यहाँ पर आपको टॉर्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी, आपके पास शेयर सेंटर से आपके पास लाइन ऑफ एक्शन जो है पास नहीं करेगा। शेयर सेंटर इसका सीजी पर होता है, सीजी, और यहाँ पर आपके पास लाइन ऑफ एक्शन जो है लोड का, वो पास नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? यहाँ पर देखने को मिलेगा टॉर्शन का इफेक्ट। और शेयर और बेंडिंग के लिए तो करते ही हैं, तो यहाँ पर तीनों के लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 172, ये आई थिंक कौन सा होगा? ये फर्स्ट, ये सेकंड, दिस वन थर्ड, एंड दिस वन फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, with usual notation the depth of the neutral axis of a balance section is given by, depth of the neutral axis। हाँ जी, जल्दी बताए, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। फोर्थ का डी बता रहे हैं, बाकी लोग भी यही बता रहे हैं क्या? फोर्थ का डी आ रहा है सभी का? डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी टू एम अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, है ना, इंटू डी। एम सिग्मा सी बी सी अपॉन टी इक्वल टू
सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लो इसको, इससे भी मत निकालो। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस को एन से बता दे रहा है, ये कितनी हो जाएगी, डी माइनस एन, है ना। दिस इज सिग्मा सी बी सी, है ना, एम सिग्मा सी बी सी, और ये हो गए सिग्मा एस टी। इसको कैसे लिख दोगे आप, इसको लिख दोगे सिग्मा एस टी अपॉन डी माइनस एन सिग्मा सी बी सी एम अपॉन एन। एन को इधर भेज दो और इसको यहाँ पर ले आओ, सिग्मा एस टी को, इसको लिख दो सी, तो एम सी अपॉन टी, दिस वन इज करेक्ट। स्टेन डायग्राम से, बिल्कुल बिल्कुल स्टेन डायग्राम से कर दो, जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 5 है जो, क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द इफेक्टिव स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज, center to center clear distance between the inner face of the wall plus twice the thickness, clear is plus effective depth of the slab, none of the above। हाँ जी, ये भी हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ही है, क्योंकि एक और ऑप्शन होना चाहिए। सी क्या बोल रहा है, क्लियर स्पॉन एल सी प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, बिल्कुल एल सी प्लस डी तो होता है, लेकिन डब्ल्यू भी तो होता है, वो नहीं लिखा ना। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ बियरिंग, ये सबसे सही है, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है ना, मतलब ये भी सही है, लेकिन दैट इज मोर मोर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, by over reinforcing a beam the moment of resistance can be increased not more than, एस्टिमेटेड है ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, किससे ज्यादा, या ये भी होता है कि आपके पास पर ट्वाइस कर देते हैं रेनफोर्समेंट को, तो आपके पास पर कितना हो जाता है, मूवमेंट की कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है। रेनफोर्समेंट को जो है उसको यदि ट्वाइस कर देंगे तो मूवमेंट की कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी, 25% बढ़ जाएगी। हाँ जी, आंसर इसका 25%, एस्टिमेटेड अमाउंट है। बाय ओवर इन्फोर्सिंग अ बीम द मूवमेंट रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन, 25% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, बी नहीं है नवीन, डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेशियो, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 नहीं 7 है, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ बीम सिंपली सपोर्टेड एंड स्पानिंग इन टू डायरेक्शन, स्लैब के बारे में पूछ रहा है, स्पानिंग इन टू डायरेक्शन सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो क्या रहेगा, आंसर बताएं। पढ़ चुके हैं अपन इसे, बी नहीं होगा, 7th का इसका बी होगा क्या, बताइए। मैंने बता चुका है, ये देखा बोल रहा है ना, स्पानिंग इन टू डायरेक्शन, टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब कितना होता है 35 और 40, सिंपली सपोर्टेड स्लैब और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का 40 होता है। ये होता है किस केस में, ये होता है माइल्ड स्टील के केस में, एच वाई डी में कितना हो जाता है, ये हो जाता है 28 और ये हो जाता है 32, याद है क्या। सिंपली सपोर्टेड का कितना होगा 35 माइल्ड स्टील के केस में, इफ इट इज नॉट गिवन यू हैव टू कंसीडर ओनली माइल्ड स्टील। क्लियर है, कहाँ डी बता रहे हो भाई, वो कंटिन्यूस का होता है। क्लियर है, क्लियर है आंसर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, if d and n are the effective depth and the neutral axis depth respectively for a singly reinforced beam, the lever arm of the beam is, क्या होगा भाई, डी, करेक्ट है डी, अभी लिखा था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9। A singly reinforced concrete beam 25 width and 70 centimeter depth provided 18.75 centimeter square steel if the modular ratio m is 15 if the depth of the neutral axis निकालनी है, निकाल लीजिए। हाँ जी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें आपको। फॉर्मूला याद है ना, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना, स्टील दिया है तो बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एम ए एस टी डी माइनस एक्स है ना। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है आपको, डेटा रखें और निकाल लें, है ना। टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप लोग टाइम यूज कर कर इसे सॉल्व कर सकते हैं ना भाई, जल्दी बताइए। कर लोगे ना, इसमें सब कुछ डेटा रखना है आपको। विड्थ दे रखा है, कहाँ गया ये विड्थ, विड्थ ऑफ द बीम दे रखा है आपको, एक्स आपको निकालना है, एम आपको दे रखा है, ए एस टी आपको दे रखा है, डी आपको दे रखा है, एक्स आपको निकालना है। क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताएं। सॉल्व कर लेंगे इसे, आगे बढ़े, कैलकुलेटर में रखकर सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़े। अरे जल्दी बोलो हाँ या ना, आप लोग के रिप्लाई नहीं आ रहे आज, या तो आप लोग लेट रिप्लाई कर रहे हैं या तो मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। आगे बढ़ रहा हूं मैं ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस डेटा पर रखकर। क्लियर, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 30 सेंटीमीटर के आसपास। कैलकुलेट कर रहे हो, करो ना कैलकुलेट, मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ टी बीम इन द बिलो slab, the relationship between the flange width, thickness of the slab, effective depth, beam gross area of the tensile steel। इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 की ऑप्शंस के, रिलेशन क्या होगा टी बीम का। ये दिख रहा हो आप लोग को, ये है क्वेश्चन, यदि दिख रहा होगा तो ये है आंसर आपके पास, ऑप्शन है आपके पास। यू हैव टू चेक कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। टेंथ का सी बता रहे हैं, ठीक है। रिलेशन ही गलत लिखा है, रिलेशन ही गलत लिखा है, दिस वन इज करेक्ट, है ना। यू हैव टू डू जस्ट व्हाट, आपको रिलेशन आपको यूज करना है। जैसे आपके पास पर बी एक्स डी माइनस एक्स बाय 3 एम ए एस टी डी माइनस एक्स के रिलेशन को यदि आप यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको यू हैव टू जस्ट पुट, सर ये एक्स माइनस ये होगा एक्स माइनस डी बाय 3, तो यू हैव टू जस्ट पुट योर डायमेंशंस कि आपके पास पर डी एफ की वैल्यू क्या होगी, 3/7 एक्स यू से कम होगी ज़्यादा होगी, दैट यू हैव टू पुट, आपको पुट करना है क्योंकि क्वेश्चन टी बीम का है। तो टी बीम की जो कंडीशन है उसका डेटा आपको पुट करना है और आंसर निकालना है। उसमें यदि देखा जाए तो ये दो रिलेशन ये दो रिलेशन खुद ही गलत है। कौन से, ये दो रिलेशन ही गलत है जो लिखे हुए हैं।
और यहाँ पर जो n लिखा है वो n है, न्यूट्रल एक्सिस को बता रहा है, x को बता रहा है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। If the permissible compressive and tensile stress in a singly reinforced beam is 50 and 150 respectively, 18%, the percentage of tension steel of the steel required for economic section, है ना? परसेंटेज ऑफ स्टील पूछा जा रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टील पूछा जा रहा है, निकाल सकते हैं आप लोग परसेंटेज ऑफ स्टील? क्लियर है? निकाल सकते हो परसेंटेज ऑफ स्टील? निकाल सकते हो ना भाई? अरे निकाल सकते कि नहीं परसेंटेज ऑफ स्टील? जल्दी बताइए मुझे। क्लियर है? अरे कंप्रेशन और टेंशन के फोर्स को इक्वल रख देना भाई, कंप्रेशन एंड टेंशन के फोर्स को इक्वल रख देना। डेटा आप लोग को पूरा दिया हुआ है, डेटा दिया है कि नहीं दिया है ना? दिया है आपको, क्या दिया है डेटा? हाफ सिग्मा CBC B इंटू एक्स सिग्मा M सिग्मा ST इंटू AST। इस रिलेशन को सॉल्व करना है आपको। नहीं, ये क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल के लिए नहीं, ये पूरा मतलब है तो SSC का ही है तो SSC का ही है, लेकिन ये बीटेक लेवल का ही है। दिस क्वेश्चन नॉट बिलोंग टू डिप्लोमा, क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार एग्जाम में ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए सब डेटा आपको दिया हुआ है, डेटा देखकर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर आंसर लेकर आएंगे, है ना? कैलकुलेट कर आंसर निकालोगे तो 179 जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जिसको अपन ने किया है, तो यू कैन कैलकुलेट 0.7 के आसपास आ जाएगा। हाँ, 0.7 0.693 आ रहा नवीन, ठीक है। ठीक है, सब डेटा दिया हुआ था। AST का परसेंटेज निकालना था, B को नीचे भेज देना, डिवाइड कर देना D से, तो परसेंटेज निकल जाएगा आपका। क्योंकि X में भी आपके पास फिर KD होगा ना, X भी होगा, जो KD होगा तो KD का D जो है होगा नीचे चले जाएगा, K जो है फैक्टर आपके पास में निकल जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई सभी को? ऐसे सॉल्व करेंगे, निकाल लोगे इससे डेटा। अरे यहाँ पर जो x है ना, वही d समझ, यहाँ पर आपको लेकर आना AST, तो ये बाकी को इधर भेज दोगे, B को इधर भेज देना, ये इसमें से KD निकल जाएगा तो D इधर आ जाएगा, तो इधर पर बच जाएगा आपके पास पर सिग्मा CBC इंटू के अपॉन बच जाएगा नीचे 2 इंटू, इधर लिख देता हूँ मैं, बच जाएगा आपके पास पर सिग्मा CBC इंटू के अपॉन बचेगा 2 इंटू M इंटू सिग्मा ST, ये बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इंटू 100 कर देना, है ना? तो आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, an intermediate T-beam reinforced with two layer of tensile reinforcement with the clear cover of 13 centimeter encasted with the floor of hall 12 meter by 7 meter is spaced and 3 meter from the adjoining beam. If the width of the beam is 20 centimeter, the width of the flange is। क्वेश्चन समझे क्या है? क्वेश्चन के अंदर पर दिया है आपके पास, दो लेयर पर लगाया है स्टील विद द क्लियर कवर ऑफ 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 130 mm के क्लियर कवर से लगाया, विद द फ्लोर ऑफ हॉल 12 मीटर बाय 7 मीटर, 12 मीटर बाय 7 मीटर का हॉल है, ठीक है, इज स्पेस्ड विद 3 मीटर विद एडजॉइनिंग बीम, 3 मीटर की बीम से आपने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया, तो 4-4 मीटर पर आपके पास पर बीम है, 7 मीटर लेंथ की बीम है आपके पास पर ज्वाइनिंग बीम। इफ द विड्थ ऑफ द बीम इज 20 सेंटीमीटर, आज ये निकालिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्या दे रखा है आपको? यहीं पर बनाता हूँ डायग्राम, उधर जाऊंगा तो मेरे को डेटा याद नहीं रहेगा।
आपको 7 मीटर बाय 12 मीटर का स्पान दिया है। ठीक है, स्पेस है 3 3 मीटर पर। एक, दो, तीन, 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 तीन हो गया ना आपके पास पर? 3 6 9 12, 12, 12 मीटर का। ठीक है, अब ये आपके पास पर स्पेस हो गई। नेक्स्ट आपके पास पर बोल रहा है कि हाँ, 20 सेंटीमीटर की विड्थ है टी बीम की। तो ये टी बीम आपके पास पर यहाँ पर ये जो बनेगी, यहाँ पर बनेगी बीम। ये जो बीम का ऐसा डायग्राम बनेगा, ये ऐसा है। इनके बीच में जो स्पेसिंग है ये है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। ओके ना, अब आपको बताया विड्थ जो है, विड्थ दे दिया आपको, और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है तो इसमें आपको निकालना है क्या? okay, तो आप इस पर निकालेंगे क्या? बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ प्लस एल नॉट बाय 12 इंटू 2। बी डब्ल्यू कितना दिया है? 200 प्लस 3 इंटू डी एफ हो गया आपके पास पर 130 प्लस एल नॉट कितना हो गया आपके पास? सिंपली सपोर्टेड यदि रहा, सिंपली सपोर्टेड ही है, नहीं दिया तो सिंपली सपोर्टेड कंसिडर कर लीजिए। और कितना हो गया स्पान इसका? 7 मीटर, मतलब 7000 अपॉन 12 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकालिए। डेप्थ ऑफ फ्लेंज विल आपके पास पर क्या दिया? रेनफोर्स विद 2 लेयर ऑफ टेंसाइल स्टील विथ अ क्लियर कवर ऑफ 13 सेंटीमीटर इन कास्टेड। क्लियर कवर 13 सेंटीमीटर होगा नहीं, 130 होगा। वो 130 mm का थोड़ी ना होगा क्लियर कवर। 130 mm का जो होगा दैट इज द डेप्थ ऑफ द पर्टिकुलर स्लैब। 130 mm। सॉल्व करें और निकालें। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का ये अपन। 2146 के आसपास आ रहा है मेरा। 2146 वैसे भी 3 मीटर से कम ही आना चाहिए। 2146। आइसोलेटेड से निकलेगा नहीं। 2146 आ रहा है ना। नियर बाय ऑप्शन यही है होगी। ये बोल रहा है 233। ये बोल रहा है 2330 mm। नहीं, ये बोल रहा है 3000 mm। इससे तो कम होना चाहिए। ये बोल रहा है 2360। तो आ कितना रहा? 2146 mm। इतना इफेक्टिव हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा कभी। सर 0.7 क्यों लेंगे? कंटिन्यूस, आगे का कंटिन्यूस होना चाहिए। ये जरूरी थोड़ी ना स्लैब, इसके बाद आगे भी स्लैब होगा तभी तो होगा कंटिन्यूस लेंगे। आगे जब स्लैब होगा तभी कंटिन्यूस लेंगे यार, ऐसे कैसे ले लेंगे? फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं इन्होंने ये कंसेप्ट तो नहीं सोचा है। नहीं नहीं,
आई हैव टू चेक, 1 मिनट रुकना। हाँ जी, क्या बोल रहे थे नवीन? अब बताओ, आप बोल रहे थे 3 मीटर से ज्यादा स्पान है उसका, ऐसा ऐसा कुछ कंटिन्यूस लेंगे। इधर देखो नवीन, आपको ऐसा दिया हुआ है स्ट्रक्चर, है ना? आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये है 7 मीटर का। यहाँ एक बीम है, एक बीम यहाँ है, एक बीम यहाँ है, एक बीम ये है, ठीक है? नहीं, एक और बीम हो गया यहाँ पर, नहीं यहाँ कहीं पर एक बीम है और एक बीम है, ठीक है? नवीन, यदि यहाँ पर एक और स्पान होता तो देखो ये बीम तो अकेली बनी है ना, यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है, इसके आगे कुछ रहेगा तो वो कंटिन्यूस होगी। तो ये है बीम, बीम इज, ये है बीम, बीम ये नहीं है, ये वाला पार्ट स्लैब है, फिर ये बीम है। तो बीम देखिए एक एंड से दूसरे एंड पर बस यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड है, क्लियर है? यदि यहाँ पर भी एक बीम रहती, एक यहाँ पर भी एक बीम रहती, तब ये कंटिन्यूस होती है, और इसमें केस लेते अपन कौन सा, 0.7 वाला, क्लियर है नवीन? क्लियर है? तब लेते अपन 0.7 वाला। इसका यदि क्रॉस सेक्शन कट करोगे, इसका क्रॉस सेक्शन यदि कट करोगे, तो इसका क्रॉस सेक्शन कट करने पर आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना, क्लियर है? इसका क्रॉस सेक्शन कट करोगे, अरे कैसे पता चला आपको एक्स एक्सेस में कंटिन्यूस है? चलो इसको ऐसे ना कर कर वैसे कर दो कंटिन्यूस, फिर तो तुम्हारा एकदम ही गलत हो जाएगा, है ना? ये है 12 मीटर। अरे उसको देखो ना भाई, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड, 3-3 मीटर में किया ना। ये बीम है ना, फिर ये बीम है, तो फिर टी बीम आई कहां से? यदि तुम ऐसा बात कर रहे हो, ऐसे डिवाइड करेंगे ना, ऐसा तो नहीं बोल रहे इसको भी 3-3 मीटर में डिवाइड करना, ऐसा तो नहीं बोल रहे हो? ऐसा तो नहीं बोल रहे हो कि आप ये जो स्लैब है सर इसको ऐसा ही रखो, आप इसको डिवाइड कर दो। 3-3 मीटर में कैसे डिवाइड कर सकते हैं फिर इसको? 7 मीटर का तो स्पान ही है। अरे डिवाइड 12 मीटर वाला पार्ट होगा ना, 12 मीटर वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे ना अपन, 7 मीटर वाले पार्ट को डिवाइड नहीं करेंगे। ये तो नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल है, यही पॉसिबल है। तो देखो टीबी में यदि यहां से देखोगे, अब ये टीबी में, तो इस बीम का, ये बीम की लेंथ हो गई, ये बीम की लेंथ है, कंटिन्यूस कहां से हो गई बीम? कंटिन्यूस तो स्लैब हुआ ना, बीम तो ये है, बीम से इधर एक बीम जुड़ेगी, 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 तब वो बीम कंटिन्यूस होने वाली है। यहां पर तो स्लैब कंटिन्यूस है। हाँ मैंने वही किया था यहाँ पर, एक्स एक्सिस पर 12 रखा था, वाई एक्सिस पर 7 रखा था, उस तरह से डिवाइड किया था, क्लियर? सो इस क्वेश्चन का आंसर जो था आपके पास पर, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास पर इसी यही होगा, इसके आसपास होगा, 233 के आसपास होगा, क्लियर है? चलिए, सो कल अपन स्टार्ट करेंगे, ये देखो एक ही नंबर से दोनों क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, कल अपन स्टार्ट करेंगे कौन से, 183 क्वेश्चन से, पेज नंबर 3 पर थे, पेज नंबर 3 पर थे, 183 से स्टार्ट करेंगे और कल अपन कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की, ठीक है? चलिए, तो तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें, खुश रहें, और कल अपन स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पार्ट।